हेलो एवरीवन। और आज हम आईपीयू एंट्रेंस एग्ज़ाम को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है। ओके। सो क्वेश्चन वन है, यू सस्पेक्ट एन इन्फेंट यू आर ट्रीटिंग हैज़ डेवलप्ड अ डिसलोकेटेड हिप। आप जिस पेशेंट जो इन्फेंट था वो उसको देख रहे थे, ठीक है, और उसको ट्रीट कर रहे थे, और उसका जो हिप है वो डिसलोकेट हो चुका है, और यू पोजीशन द इन्फेंट इन सुपाइन। आप उसको सीधा लेटाते हैं, उसके हिप्स को फ्लेक्स करते हैं 90 डिग्री तक, और अडक्ट करते हैं, और नीज को फ्लेक्स करते हैं, एंड फिर पैसिवली अबडक्ट करते हैं, और उसकी थाई को रेस करते हैं, और हिप जॉइंट पे एक एंटीरियर फोर्स लगाते हैं। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं कि उसके हिप्स को 90 डिग्री फ्लेक्स करके अडक्ट कर रहे हैं, नीज को भी फ्लेक्स कर रहे हैं, और पैसिवली उसकी थाई रेस कर रहे हैं, और एंटीरियर शेयर फोर्स दे रहे हैं हिप जॉइंट को। सो आप जब ऐसा कर रहे हैं तो 30 डिग्रीज के अबडक्शन पे एक क्लिक का साउंड आता है। तो आप इस ऑर्थोपेडिक टेस्ट से, मतलब आप कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें ये पूछा जा रहा है बेसिकली। सो इट इज ऑर्टोलानीज टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अंडरवाटर अल्ट्रासोनिक थेरेपी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी फैक्टर इज द। ये कह रहा है कि अगर आप पानी के अंदर अल्ट्रासोनिक थेरेपी दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है। So answer is ultrasound apparatus should be connected to a ground fault interruption circuit. तो जो अल्ट्रासाउंड apparatus है वो ग्राउंड फॉल्ट से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो वो पर्सन को ना लगकर अर्थिंग, मतलब ग्राउंड में चला जाए, अर्थ में चला जाए। Okay, next question, third. A botonier deformity of the finger would not consist of. जो फिंगर की botonier deformity होती है, उसमें क्या चीज नहीं होती। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ proximal interphalangeal joint। proximal interphalangeal joint का हाइपर एक्सटेंशन नहीं होता है। ओके। Next question is, which of the following nerve is commonly injured in supracondylar fracture of humerus? कौन सी नर्व इनमें से सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर के दौरान अफेक्ट होती है ह्यूमरस की। तो आंसर इज एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व कॉमनली इंजर्ड होती है, दैट इज अ ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर है कि जब ह्यूमरस के जो कॉन्डाइल्स हैं उसके ऊपर फ्रैक्चर हो जाए, एंड उसको बोलते हैं सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। Question number 5. While prescribing home exercise program for a 8-year-old boy Duchenne muscular dystrophy, आप एक 8 साल के बच्चे को देख रहे हैं जो डीएमडी से अफेक्टेड है, और आप उस पे लोअर एक्सट्रीमिटीज पे ज़्यादा इम्फेसिस क्या देंगे, आप उस पे ज़्यादा फोकस में क्या चीज़ रखेंगे। आंसर इज स्ट्रेचिंग ऑफ हिप फ्लेक्सर्स एंड प्लांटर फ्लेक्सर्स। आप ये ध्यान रखेंगे हिप फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग कराना, एंड प्लांटर फ्लेक्सर्स की भी स्ट्रेचिंग कराना, इस पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे। Question number 6. Which component of patient management determines the predicted level of functions that the patient will attain?
and categorizes the barriers that may impact the achievement of optimal improvement within a certain time frame. ये मैनेजमेंट में से वो कौन सा प्रोसेस है जो कि पेशेंट इस टाइम पे इतना लेवल तक वो कर पाएगा फंक्शन अटेन, एंड हमें क्या क्या बैरियर्स को ओवरकम करना है ताकि उस उसमें पेशेंट में ऑप्टिमल इम्प्रूवमेंट देख सके एक सर्टेन टाइम फ्रेम में. सो वो द आंसर इज प्रोग्नोसिस. प्रोग्नोसिस ही वो चीज़ है, एक शॉर्ट टर्म है इस चीज़ के लिए कि उसका आगे आने वाला जो दिन है ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो कैसा रहेगा. सो वो हमें हम प्रोग्नोसिस से पता लगा सकते हैं. उस टर्म को प्रोग्नोसिस बोलते हैं उसके लिए. Question number 7 is, four different patients of foot drop with following etiology are referred for gait training in physiotherapy OPD. चार अलग अलग तरह के फुट ड्रॉप वाले पेशेंट्स को गेट ट्रेनिंग के लिए फिजियोथेरेपी ओपीडी में लाया गया है. फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट विद फुट ड्रॉप. एंड इन उन चारों पेशेंट्स में से फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का यूज करने से कौन सा पेशेंट के लिए मना है, या हम कौन से पेशेंट को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन नहीं देंगे उन चारों में से. सो चार पेशेंट्स हैं. पहला है ब्रेन स्ट्रोक का, दूसरा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, तीसरा है पेरोनियल नर्व इंजरी का, एंड फोर्थ है हेड इंजरी का. सो पेरोनियल नर्व इंजरी वाला जो पेशेंट है उसको हम नहीं देंगे क्योंकि मेन तो नर्व डैमेज है. तो हम नर्व को रिपेयर करेंगे तब उसके वापस आएंगे ना. अगर नर्व ही इंजर्ड है या कट है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो सिग्नल आगे कैसे जाएगा. आप स्टिमुलेशन तो दे दोगे ब्रेन को, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाएगा ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 8. Stretching of which of the following muscle will not be beneficial in a person with excessive lumbar lordosis? कौन सी मसल की स्ट्रेचिंग जो है वो एक्सेसिव लंबर लॉर्डोसिस के केस में बेनिफिशियल नहीं रहेगी. सो आंसर इज हैमस्ट्रिंग. हैमस्ट्रिंग मसल जो है उसकी स्ट्रेचिंग बेनिफिशियल नहीं करेगी जिसका एक्सेसिव लंबर लॉर्डोसिस है. क्वेश्चन नंबर 9. Horn and Yahr scale is used for staging of which of the following disease? हॉर्न और यार स्केल जो है वो कौन से डिजीज को स्टेजिंग के लिए यूज किया जाता है या कौन से डिजीज की स्टेजेस को बताता है. आंसर इज पार्किंसन डिजीज. पार्किंसन डिजीज की स्टेजेस को बताता है. कॉमन कॉज ऑफ स्कोलियोसिस इज इडियोपैथिक. किसी को नहीं पता स्कोलियोसिस की कॉज. While working in an ICU, आईसीयू में काम करते हुए एक आर्टीरियल लाइन डिसलॉज हो जाती है गलती से. आपका पहला स्टेप क्या होगा? हमारा पहला स्टेप होगा कि हम उस पे डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करें जहाँ से आर्टीरियल लाइन का इंसर्शन था. यही है, ऑप्शन डी इज द आंसर. Question 12. Anterior and middle cerebral arteries that supply blood to majority of cerebral hemispheres are branches of. Anterior and middle cerebral arteries जो कि cerebral hemispheres को सबसे ज़्यादा अमाउंट में ब्लड सप्लाई करता है, ये किसकी ब्रांचेस हैं? तो ये ब्रांचेस हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की. Question number 13. Primary sensory cortex S1 is located at. तो प्राइमरी सेंसरी जो कॉर्टेक्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है?
तो आंसर इज पोस्ट सेंट्रल गायरस। जो सेंट्रल गायरस है उसके बाद वाला जो पोर्शन है पोस्ट सेंट्रल गायरस, वहां पर है प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स एरिया। Option B is the answer. Finkelstein test is used to diagnose. Finkelstein test किस चीज के लिए डायग्नोस करने के लिए यूज करते हैं, किस कंडीशन को? वो कंडीशन है डी कुर्वेन्स टीनोसाइनोवाइटिस, ऑप्शन डी। उसमें थंब को ग्रास्प करके अपनी ही फिंगर से देन अल्टरनेटली वो करते हैं deviate, so there is a pain in the tendons of the snuff box muscles. Question number 15. Which of the following respiratory signs would be considered normal in an adult patient who is at rest under normal conditions? एक अडल्ट में कौन से रेस्पिरेटरी साइंस हैं जो कि एबनॉर्मल है एक नॉर्मल कंडीशन वाले पेशेंट के मुकाबले, या फिर एक नॉर्मल पर्सन के मुकाबले क्या चीज़ अब नॉर्मल है रेस्पिरेटरी साइंस में, इनमें से इन ऑप्शंस में से? तो आंसर इज डी स्केलेटल मसल यूजेज एट रेस्ट। सो जो मेजर इंस्पिरेटरी मसल है दैट इज डायफ्राम एंड these scalene pectorals and external intercostals, these all are accessory muscles। जब एकदम जब पर्सन हाफ रहा होता है तब यूज करता है, रनिंग में इस तरह तब यूज में आती हैं एक्सेसरी मसल्स। अगर रेस्ट में यूज कर रहा है तो वो एबनॉर्मल है, सही नहीं है। Question number 16. After inhalation of a short-acting bronchodilator, FEV1 increases by 12% and FVC increases by 200 milliliter. What is most probable diagnosis? ब्रोंकोडायलेटर, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर के इस्तेमाल के बाद, उसको इनहेल करने के बाद जो FEV1 है वो 12% से इंक्रीज कर जाता है और जो FVC है वो 200 मिलीलीटर से इंक्रीज कर जाता है। सो ये कौन सी कंडीशन में है? सो आंसर इज अस्थमा, डी। Which of the following is not a function of upper airways? इनमें से upper airways का function क्या नहीं है? So A, exchange of gases। अपर एयरवेज ह्यूमिडिफिकेशन भी करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन भी करता है, डस्ट पार्टिकल्स को फिल्ट्रेट भी करता है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं करता है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो एल्वियोलाई में होती हैं, इस वजह से। Question number 18. Generic quality of life questionnaire have all the following advantage over disease specific quality of life questionnaire except। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जेनेरिक क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चनेयर, ये क्वेश्चनेयर है जो कि जेनेरिक क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसमें ये सब एडवांटेजेस जो नीचे ऑप्शन में दी गई हैं इनमें से एक को छोड़ के बाकी सारी एडवांटेजेस हैं ओवर स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि कैसे जनरिक क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा अच्छी है, मतलब एक इसका क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है एंड विद द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चन से। सो वो एक जो डिसएडवांटेज है या एडवांटेज नहीं है वो है more sensitive to measure the effect of treatment on quality of life। वो ज़्यादा सेंसिटिव है क्वालिटी ऑफ लाइफ के ट्रीटमेंट के इफेक्ट को मेजर करने में, इस वजह से वो ज़्यादा अच्छी नहीं है स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ लाइफ से।
क्वेश्चन नंबर 19, एन आर्थ्रोडेसिस क्या है? आर्थ्रोडेसिस है फ्यूजन ऑफ जॉइंट्स, दो जॉइंट्स का फ्यूजन होना, दो जॉइंट्स का मिलना, उन दोनों को मिला देना। सो ए, फ्यूजन ऑफ जॉइंट। 20, mobilization with movement concept is endorsed by, movement with mobilization with movement concept किसने दिया था? सो ये कॉन्सेप्ट दिया था मुलिगन ने। फिलाडेल्फिया कॉलर रिस्ट्रिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नेक मूवमेंट, फिलाडेल्फिया कॉलर जो है वो कौन सी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है? आंसर इज ऑल ऑफ द अबव मूवमेंट्स, फ्लेक्शन एक्सटेंशन को भी रिस्ट्रिक्ट करता है, साइड फ्लेक्शन को भी रिस्ट्रिक्ट करता है, रोटेशन को भी रिस्ट्रिक्ट करता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद अ फ्रैक्चर एक्सेप्ट, ये सारी फ्रैक्चर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन इनमें से एक नहीं है कॉम्प्लिकेशन। सो वो है क्रश सिंड्रोम। क्रश सिंड्रोम जो है वो फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्रश सिंड्रोम में कहीं ना कहीं कंपार्टमेंट के अंदर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है लाइक नर्व्स, वेसल्स, वो अफेक्ट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, a 45-year-old male is unable to extend his knees due to capsular tightness। एक 45-year-old का मेल है और वो अपने घुटनों को सीधे नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो उसकी कैप्सूल है नी की वो टाइट है। टू रिस्टोर जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को वो दोबारा से वापस लाने के लिए कौन सी मोबिलाइजेशन देंगे? एक पर्सन है 45 इयर्स का, उसको नी एक्सटेंशन में रेंज पूरी नहीं है क्योंकि उसकी कैप्सूल टाइट है, तो हम उसको एंटीरियर ग्लाइड एंड एक्सटर्नल रोटेशन करवाएंगे टिबिया का। सो दिस इज द आंसर बी। Question number 24, the condition described as Paget's disease is also called, जो पेगेट्स डिजीज है उसको और भी क्या कहते हैं? उसको और जो दूसरा नाम है पेगेट्स डिजीज के लिए वो है ओस्टियाइटिस डिफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है कि जो मतलब जो सेल का डेथ होना एंड सेल का प्रोडक्शन होना वो एबनॉर्मल हो जाता है। इस वजह से ये एक बोन की डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज कंटिन्यूअस, इनमें से कौन सा वेरिएबल है जो कंटिन्यूअस रहेगा? वैक्स टेम्परेचर ऑफ 3 वैक्स बाथ थेरेपी यूनिट्स इन द पीटी डिपार्टमेंट, 3 वैक्स डिपार्टमेंट के जो वैक्स बाथ के टेम्परेचर हैं वो numbers of gate analysis tests done each day, number of gate analysis, the number of graduate and postgraduate staff in the department, satisfaction level of patient measured on Likert scale. So, uh, देखो, नंबर ऑफ गेट एनालिसिस भी डिफरेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ ग्रेजुएट भी डिफरेंट हो सकता है, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टाफ, और सेटिस्फैक्शन लेवल पेशेंट का भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस क्या रहेगा? वैक्स का टेम्परेचर, जो कि 3 अलग अलग वैक्स थेरेपी बाथ यूनिट्स हैं, पर उनका टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा ना, वो कोई वैरी नहीं करेगा, दैट इज कॉन्टिन्यूस। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ए, वैक्स टेम्परेचर्स ऑफ 3 वैक्स बाथ थेरेपी यूनिट्स इन द पीटी डिपार्टमेंट। Question number 26, a sac prosthesis is defined as, sac prosthesis की definition क्या है? SAC stands for solid ankle cushioned heel, option B. Question number 27. A provocative test for piriformis syndrome include, piriformis syndrome के लिए provocative test कौन सा है?
सो आंसर इज बी। इंटरनल रोटेशन करते हैं हम हिप का, अडक्शन करते हैं, फ्लेक्शन ऑफ द हिप। सबसे पहले फ्लेक्शन करेंगे, अडक्शन करेंगे और फिर इंटरनल रोटेट करेंगे तो पेन होगा। सो that is a provocative test for piriformis syndrome. Question number 28. One of the most common early sign of right-sided heart failure is right-sided heart failure का सबसे early sign है dependent edema. Dependent edema and if अगर पूछते कि left-sided heart failure का common साइन और जो कॉम्प्लिकेशन है दैट इज pulmonary edema. Pulmonary edema. So right sided heart failure के लिए है dependent edema. A 56-year-old male has had a Colles fracture of 2 months ago. Colles fracture आप सभी को पता होगा, distal radius का फ्रैक्चर above 2-3 centimeter above the radial styloid process distally, and the distal fragments displaces palmarily. Okay. क्वेश्चन इज 56-year-old मेल है, उसकी कुलीस फ्रैक्चर हो रखा है और उस बात को 2 महीना हो चुका है और वो मैनेज हुआ था ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन से। और अभी उसकी थोड़ी बहुत स्वेलिंग है डोर्सम ऑफ द हैंड में और फिंगर्स में स्टिफनेस है। सो कौन सी हीटिंग मोडालिटी सही रहेगी मोबिलाइज करने से पहले? सो आंसर इज पैराफिन वैक्स बाथ। सी, paraffin wax bath is a great modality that provides the heat to the joints. Question number 30. Board index is used to assess severity and staging of chronic obstructive pulmonary disease. Okay. Next is question number 31. Mrs. X, a 45-year-old male, is suffering from grade 2nd spondylolisthesis. She complains of low back pain with the radiation to the both gluteal regions. Which of the following exercise regime would you prescribe to her? एक 45 ईयर ओल्ड की फीमेल है जिसका नाम एक्स रखा हुआ है इन्होंने, मिसेस एक्स, एंड उनको ग्रेड 2 का स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में जो है पोस्टीरियर आर्च अफेक्ट होती है, उसमें भी पर्टिकुलरली पास इंटर आर्टिकुलरिस द स्पेस बिटवीन द फेसेस ऑफ अ वर्टिब्रा। सो इसमें हम उसको स्ट्रेचिंग कराएंगे लो बैक एक्सटेंसर्स की और स्ट्रेंथनिंग कराएंगे एब्डोमिनल्स की, एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ लो बैक एक्सटेंसर्स। Question 32. When should the modality exercise be started in a hemodynamically stable middle cerebral artery stroke? When should the mobility exercise कब start कराएंगे एक हेमोडायनेमिकली स्टेबल मिडिल सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक के पेशेंट में? सो आंसर इज विद इन 24 to 48 आवर्स ऑफ स्ट्रोक स्टार्ट करवा देंगे एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइम एनर्जी सोर्स फॉर एक्टिव मसल इज? आंसर मतलब एक्टिव मसल जो है उसका प्राइमरी एनर्जी सोर्स क्या है? तो वो है ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34. वेंचुरी इज अ? वेंचुरी क्या है? सो वेंचुरी एक हाई फ्लो फिक्स्ड परफॉर्मेंस ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस है, एक पैप है, हाई फ्लो फिक्स्ड परफॉर्मेंस ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस, विच इज नॉट अ मेडिकल इमरजेंसी। इनमें से कौन सी मेडिकल इमरजेंसी नहीं है? सो आंसर इज मल्टीपल सिस्टम एट्रोफी इज नॉट अ मेडिकल इमरजेंसी। और एकदम से ट्रॉमा लगा और पर्सन कॉन्शियसनेस उसकी ऑल्टर्ड हो गई है, सही नहीं है, तो ये दिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी। माइस्थीनिया क्राइसिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी। स्टेटस epilepticus is a medical emergency, but multiple system atrophy is not so a medical emergency in comparison with all the above three.
options. Choice of catheter size for endotracheal suctioning depends on कैथेटर साइज जो हम चूज करेंगे पेशेंट के लिए वो किस पे डिपेंड करता है एंडोट्रेकियल सक्शनिंग के लिए तो वो डिपेंड करता है इंटरनल डायमीटर ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब के नेक्स्ट क्वेश्चन due to forceful inversion and plantar flexion injury of the ankle the ligament which is most frequently disrupted is so अगर एंकल का सडनली फोर्सफुल इन्वर्जन एंड प्लांटर फ्लेक्शन हो रहा है तो कौन सा लिगामेंट सबसे ज़्यादा disrupted होने के chances है so answer is ATFL and is the most common ligament of the ankle that is affected so yeah ATFL that is anterior talofibular ligament primary function of teres minor muscle is so as we know that teres minor and infraspinatus muscles these both muscles have the action of external rotation of the arm or the shoulder so answer is A external rotation of arm which of the following is term is not used to describe a bony fracture इनमें से कौन सा शब्द बोनी फ्रैक्चर के लिए हम यूज़ नहीं करते हैं नहीं यूज़ करते हैं सो दैट इज़ ग्रीनसिक हम यूज़ करते हैं स्पाइरल यूज़ करते हैं इंट्रा आर्टिकुलर यूज़ करते हैं बट हम सुपरफिशियल यूज़ नहीं करते हैं सो सुपरफिशियल इज़ नॉट यूज टू डिस्क्राइब अ bony fracture. Next question, what external shoe modification you would provide for a patient exhibiting flexible subtalar valgus deformity? So एक पेशेंट है उसका जो शू मॉडिफिकेशन आप क्या कराओगे जिससे फ्लेक्सिबल सबटेलर वेल्गस जो डिफॉर्मिटी है वो ट्रीट कर पाए सो आंसर इज मीडियल हील वेज देंगे हील पे वेज देंगे क्योंकि सबटेलर डिफॉर्मिटी है ना हील की साइड डिफॉर्मिटी है ना आगे की साइड थोड़ी है पूरे सोल में नहीं है ना देन हील के लिए देंगे एंड मीडियल साइड देंगे वेल्गस में क्या होता है कि एंकल प्रोनेशन में चला जाता है प्रोनेशन में जाता है तो मोर मीडियली गया तो मोर मीडियली को बचाने के लिए लिटरली करने के लिए हम मीडियल हील वेज उसको प्रोवाइड करवा देंगे Next question is 41. Metabolic acidosis is compensated by metabolic acidosis हम किस से compensate करेंगे तो आंसर इज PaCO2 डिक्रीज कर कर एसिडोसिस मीन्स कि CO2 की ज़्यादा हो चुका है एंड pH भी अपने pH कम हो चुका है कम आ गया है और यही है NaCO2 कम हो चुका है HCO3 कम हो चुका है सो हम PaCO2 को डिक्रीज करके मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंपनसेट करेंगे क्योंकि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को हम कम करेंगे सो एसिडिटी कम होगी और वो न्यूट्रल की तरफ बढ़ेगा Which of the following muscles does not attach to humerus? हमें पता है कि जो pectoralis minor है उसका इंसर्शन ह्यूमरस पे नहीं है 3 4 5 रिब्स से स्टर्नम पे ही उसका अटैचमेंट है branded thereof exercises are prescribed for so these exercises are prescribed for Benign paroxysmal positional vertigo के लिए ये exercises यूज होती हैं the walking aid that would be most beneficial to promote upright posture and higher walking speed in children with spastic diplegia so एक बच्चा है जिसके दोनों जो लेग है वो स्पास्टिक हैं सो उसके लिए ताकि वो सीधा खड़ा हो सके सबसे बेस्ट जो वॉकिंग एड है वो क्या रहेगी सो दैट इज पोस्टीरियर रोलेटर वॉकर पोस्टीरियर रोलेटर वॉकर उसके लिए सबसे सही रहेगा Which of the following PNF technique is used for lengthening of muscle?
मसल लेंथनिंग के लिए हम कौन सा पीएनएफ टेक्निक यूज करते हैं? सो मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक इज होल्ड रिलैक्स टेक्निक, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 46, which of the following is not a property of low level laser? लो लेवल लेजर की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है इनमें से? आंसर इज डिस्पर्जन, क्योंकि उसके सारे जितने भी रेज जाते हैं वो सब इक्वली जाते हैं और वो डिस्पर्स आउट नहीं होते हैं। 47, कार्बन फाइबर एंकल फुट ऑर्थोसिस हैव all of the following advantages over polypropylene ankle foot orthosis except, ये इजी टू कस्टमाइज होता है। ठीक है, मतलब इन differentiated to polypropylene ankle foot orthosis, कार्बन फाइबर एंकल फुट ऑर्थोसिस इजीली कस्टमाइज नहीं होता है और लेकिन इजी टू डॉन एंड डॉफ होता है, एनर्जी एफिशिएंट होता है, लाइट वेट होता है, लेकिन इजी टू कस्टमाइज नहीं है इन कंपैरिजन विद polypropylene ankle foot orthosis. Question 48. Type 1 respiratory failure is characterized by, is answer is increase in AADO2. Transcranial direct current stimulation is a novel treatment technique. ट्रांसक्रेनियल डायरेक्ट करंट स्टिमुलेशन जो है, मतलब सीधे क्रेनियम पे ही स्टिमुलेशन दे रहे हैं, एक नोवल ट्रीटमेंट टेक्निक है और इसका मैनेजमेंट लिखा हुआ भी है कौन सी कंडीशंस में। सो इस इसका लिखा है मैनेजमेंट स्ट्रोक के केसेस में, क्योंकि ये हेल्प करता है न्यू न्यूरॉन्स को जनरेट करने में और नए पाथवेज बनने में, एंड पुराने पाथवेज को वो वैसे ही रहने देता है। क्वेश्चन नंबर 50, which anatomical structure is considered as a peripheral heart? कौन से anatomical structure को peripheral heart बोलते हैं? मतलब ऐसा हार्ट जो कि सेंटर में नहीं है बल्कि पेरिफेरल में प्रेजेंट है, दैट इज सोलियस मसल, क्योंकि सोलियस मसल ब्लड को एंटी ग्रेविटी पंप करने में बहुत हेल्प करती है, एक मेजर फैक्टर है उस चीज़ के लिए। सो उसको पेरिफेरल हार्ट बोला गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक करें, कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स में लिखें और बाकी के 50 क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून रहें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।